स्वागत है। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे नाम पर चर्चा करने वाले हैं जो भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए गूंजता है, भगत सिंह। हम उनके छोटे लेकिन बेहद प्रभावशाली जीवन के पन्नों को पलटेंगे। हम समझेंगे उनके उन कदमों को जो पहली नज़र में बहुत अजीब लगते हैं, उनके विचारों में आए गहरे बदलावों को, और हाँ, उनकी उस आधुनिक विरासत को भी जिस पर आज भी बहस होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा इस बहुत ही मशहूर और ताकतवर पंक्ति पर गौर कीजिए। व्यक्तियों को मारना आसान है, लेकिन आप विचारों को नहीं मार सकते। ये शब्द हवा में यूं ही नहीं कहे गए थे। 1929 में दिल्ली असेंबली में जब बम धमाका हुआ, तो उसके बाद जो पर्चे हवा में उछाले गए, उनमें यही बात लिखी थी। इस एक अकेली लाइन ने सचमुच ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया था। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर कोई भी क्रांतिकारी जानबूझकर गिरफ्तार क्यों होना चाहेगा? सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है ना, लेकिन यही तो सबसे दिलचस्प बात है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में जो बम फेंके थे, उनका मकसद किसी की जान लेना बिल्कुल नहीं था। उन बमों की तीव्रता बहुत कम रखी गई थी। उनकी असली योजना थी गिरफ्तार होना। वो अदालत को एक बड़े मंच की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे, ताकि पूरी दुनिया उनके क्रांतिकारी आंदोलन के असल मकसद को जान सके। अब सवाल यह है कि एक युवा छात्र असेंबली में बम फेंकने तक पहुंचा कैसे? चलिए उनके इस क्रांतिकारी बनने के सफर पर एक नजर डालते हैं। अगर हम 1928 और 1929 के घटनाक्रम को देखें, तो सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। असल में इस पूरी कहानी ने तब जोर पकड़ा जब पुलिस ने एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर बेरहमी से लाठियां बरसाईं। इसी लाठीचार्ज में देश के बेहद लोकप्रिय नेता लाला लाजपत राय जी का निधन हो गया। बस इसी एक घटना ने युवा क्रांतिकारियों के खून में उबाल ला दिया और प्रतिशोध की आग भड़का दी। लाला जी की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने एक योजना बनाई। उनका निशाना था जेम्स स्कॉट, वही पुलिस अधीक्षक जिसने लाठीचार्ज का सीधा आदेश दिया था। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी चूक हो गई। एक गलत पहचान के चलते उन्होंने स्कॉट की बजाय एक 21 साल के प्रोबेशनरी अफसर जॉन पी सॉन्डर्स को गोली मार दी। एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। सॉन्डर्स की हत्या के बाद तो जैसे पूरे लाहौर में पुलिस की छावनी बन गई, हर तरफ सख्त घेराबंदी। अब वहां से निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन उन्होंने बड़ी चालाकी से भेष बदला। भगत सिंह ने अपने बाल कटवा लिए, पश्चिमी कपड़े पहन लिए और दुर्गा भाभी के साथ एक परिवार होने का नाटक किया। साथ में राजगुरु एक नौकर के रूप में सामान उठाकर चल रहे थे। उनकी ये योजना इतनी सटीक थी कि वे रेलवे स्टेशनों पर सीआईडी की नजरों के ठीक सामने से बच निकले। लेकिन यह आजादी ज्यादा दिन नहीं टिकनी थी। असेंबली में उस जानबूझकर दी गई गिरफ्तारी के बाद सॉन्डर्स की हत्या का राज खुल गया, और इसके साथ ही उनका संघर्ष सड़कों से निकलकर जेल की अंधेरी कोठरियों तक पहुंच गया। उस समय के स्वतंत्रता आंदोलन को अगर हम करीब से देखें, तो हमें एक बहुत बड़ा वैचारिक मतभेद नजर आता है। एक तरफ थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA, जिसका नजरिया समाजवादी और उग्र था। उनका मानना था कि बदलाव के लिए क्रांतिकारी हिंसा जरूरी है। और ठीक इसके उलट दूसरी तरफ थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरी तरह से अहिंसा और सत्याग्रह पर अडिग थी। दोनों के रास्ते एकदम अलग थे, हालांकि मंजिल एक ही थी, देश की आज़ादी। अब जब भगत सिंह जेल में थे, तो उन्होंने खुद को एक आम अपराधी नहीं बल्कि एक राजनीतिक कैदी माना। और फिर शुरू हुई एक ऐतिहासिक भूख हड़ताल। ये हड़ताल जेल के भेदभावपूर्ण नियमों के खिलाफ थी। उनकी मांगें बहुत ही बुनियादी थीं, जैसे यूरोपीय कैदियों के बराबर अच्छा खाना, पहनने के लिए सही कपड़े और पढ़ने के लिए किताबें और अखबार। ये लड़ाई किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि इंसानी गरिमा और समानता के लिए थी। जरा सोच कर देखिए, एक इंसान बिना कुछ खाए कितने दिन रह सकता है? भगत सिंह ने पूरे 116 दिनों तक भूख हड़ताल की। ये कोई मामूली बात नहीं है। इस दौरान उनका वजन 14 पाउंड कम हो गया और वो सिर्फ 119 पाउंड के रह गए। उनकी हालत इतनी गंभीर हो चुकी थी कि सुनवाई के लिए उन्हें हथकड़ी लगाकर एक स्ट्रेचर पर लिटाकर अदालत लाना पड़ता था। उनका ये शारीरिक कष्ट उनके मजबूत इरादों की गवाही देता है। अंग्रेजी हुकूमत ने उनके संकल्प को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की। यहां तक कि उनकी कोठरियों में दूध से भरे घड़े रखवा दिए गए, ताकि भूख से तड़पते कैदी लालच में आ जाएं। लेकिन वो अपने इरादों के पक्के निकले। दुर्भाग्य से इस कड़े संघर्ष की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। 63 दिनों की हड़ताल के बाद उनके साथी क्रांतिकारी जतीन्द्र नाथ दास की भूख से मृत्यु हो गई।
इस शहादत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और चारों तरफ भारी आक्रोश फैल गया। अब इस कहानी का एक ऐसा पहलू देखते हैं जो अक्सर अनदेखा रह जाता है, एक योद्धा का एक गंभीर विचारक में बदलना। जेल की सलाखों के पीछे उनका ये बौद्धिक परिवर्तन वाकई हैरान करने वाला है। जेल के अकेलेपन में उन्होंने कार्ल मार्क्स, ट्रॉट्स्की और लेनिन जैसे विचारकों को बहुत गहराई से पढ़ा। वो बोल्शेविज्म और अराजकतावाद से बहुत प्रभावित हुए। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। उनके लिए अराजकतावाद का मतलब देश में अफरा तफरी या दंगे फैलाना बिल्कुल नहीं था। उनके अनुसार इसका मतलब था किसी एक शासक का ना होना, एक ऐसा समाज जहां भाईचारा हो और हर इंसान पूरी तरह से स्वतंत्र हो। उनका अंतिम लक्ष्य समाज से हर तरह के शोषण को जड़ से खत्म करना था। उनकी ये दार्शनिक सोच उनके बेहद चर्चित निबंध मैं नास्तिक क्यों हूं में साफ झलकती है। जेल में एक बार उनके एक साथी कैदी ने कहा था कि उनका ईश्वर को न मानना सिर्फ उनका अहंकार है। इस पर भगत सिंह का जवाब बेहद स्पष्ट था। उन्होंने मौत के सामने खड़े होने के बावजूद झूठी तसल्ली देने वाले मिथकों का सहारा लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मौत के डर से भगवान को याद करना स्वार्थ है और वो हमेशा तर्क और सच्चाई के साथ ही खड़े रहेंगे। और अब हम इस विश्लेषण के अंतिम अध्याय पर पहुंचते हैं, वो अध्याय जिसने उन्हें हमेशा के लिए एक अमर नायक बना दिया। 23 मार्च 1931 एक विशेष ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला सुनाया। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अपना बचाव करने का कोई मौका ही नहीं दिया गया। ब्रिटिश सरकार इतनी डरी हुई थी कि उन्हें निर्धारित समय से 11 घंटे पहले ही फांसी पर चढ़ा दिया गया और इसके बाद रात के अंधेरे में जेल के बाहर बहुत ही गुप्त तरीके से उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। इस घटना ने पूरे भारत को स्तब्ध कर दिया। हर तरफ शोक की लहर दौड़ गई, हड़तालें हुईं और लोगों ने काले झंडे दिखाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। महात्मा गांधी, जो पूरी तरह से अहिंसा के पक्षधर थे, ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि उन्होंने भी वाइसरॉय से इन युवाओं की सजा कम करने की पुरजोर अपील की थी, जो दुखद रूप से काम नहीं आई। जवाहरलाल नेहरू ने तो उन्हें एक ऐसी चिंगारी बताया जो ज्वाला बनकर अंधेरे को दूर कर गई। आज जब हम उनकी विरासत को देखते हैं तो उसे किसी एक सांचे में फिट करना नामुमकिन सा लगता है। गांधीवादी हों, दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी हों या फिर वामपंथी विचारधारा वाले लोग, सभी किसी न किसी रूप में भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि अलग अलग दल अक्सर उनकी मार्क्सवादी और नास्तिक जड़ों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी सुविधा के अनुसार उनके इतिहास पर अपना दावा जताने की कोशिश करते हैं। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। आखिर 23 साल के एक युवा की विरासत इतनी ताकतवर कैसे हो गई कि वो उन संस्थाओं से भी कहीं ऊपर उठ गई जिन्होंने उसकी जान ली थी? शायद इसका जवाब उनके जीवन के उस छोटे लेकिन बहुत ही सघन सफर में छिपा है। अपनी सोची समझी रणनीतियों, गहरे बौद्धिक विकास और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर भगत सिंह ने एक बहुत बड़ा सच हमेशा के लिए साबित कर दिया। उन्होंने बता दिया कि क्रूर साम्राज्य भले ही